हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं कि आपका जो है वायरल पेपर विज्ञान का है, जिसमें आप देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने एक पेपर लगाया हुआ है जो प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2021-22 करके है। बच्चों, आज इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन, प्रारूप, प्रकार, किस तरीके के बोर्ड पेपर में क्वेश्चन आने, वो सारा कुछ इसी में बता दिया जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले परिचय करवाएंगे पेपर के बारे में कि 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है और पूर्णांक 70 का होता है। प्रथम 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, बाकी आप समझ लीजिएगा कितना आपको उपयोग करना है कितना नहीं। यह प्रश्न पत्र 3 खंडों का खा गा में विभाजित है। पहला फिजिक्स का है, दूसरा केमिस्ट्री का और तीसरा बायोलॉजी का। प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न बहुविकल्पी है, जिसमें 4 उत्तर दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड नए प्रश्न से आरंभ कीजिए और इसके सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं और जहां पर चित्र हो उस चित्र को और रासायनिक समीकरण को स्वच्छतापूर्वक दीजिए। छठवां निर्देश, खंड का में बच्चों आप सॉल्व करेंगे। आपके सामने पेपर आ चुका है, क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे और पढ़ते भी जाएंगे। देखिए यहाँ पे 4 बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये चारों जो है यूपी बोर्ड प्रारूप जो है, जिस तरीके का पेपर आना है उसी तरीके का ये प्रारूप है बच्चों। अब इसी को हम सॉल्व करवाएंगे आपको, कैसे क्या करना है, कहाँ क्या करना है, वो सारा कुछ आप इसी वीडियो में आप सब कुछ देख लेंगे। पूरा सॉल्यूशन इसका देख लेंगे बच्चों। तो देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन है, किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल लेंस द्वारा। बच्चों, उत्तल दर्पण द्वारा बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनता, छोटा प्रतिबिंब बनता है, जबकि अवतल दर्पण द्वारा बड़ा प्रतिबिंब बन सकता है। और समतल दर्पण द्वारा तो आप समझते हो ये एक अलग ही बात है। समतल दर्पण जो आपका प्लेन होता है और अवतल लेंस है तो लेंस का इसमें कोई रोल नहीं है। तो किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। विकल्प नंबर इसका सेकंड सही होगा, अवतल दर्पण द्वारा। प्रतिरोध का यसाई मात्रक है बच्चों, क्या होता है? ओम होता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग करते हैं? तो जनित्र होता है। अगर क्वेश्चन में यही घुमा कर आ जाए कि विद्युत धारा नापने की युक्ति क्या होती है तो उसका आंसर एमीटर होगा। लेकिन अगर युक्ति पूछे कि इसको उत्पन्न कैसे करते हैं तो बच्चों इसका विकल्प नंबर ए जनित्र सही होगा। ध्यान से पेपर में प्रश्न पढ़ के कीजिएगा। आगे कह रहा है, चौथा प्रश्न है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षमाभी द्वारा, परितालिका द्वारा। तो बच्चों इसका आंसर है विकल्प नंबर सी, पक्षमाभी द्वारा। किसके द्वारा? पक्षमाभी द्वारा। ध्यान से करिएगा, ये चारों विकल्प 4 नंबर के आएंगे। सभी लोग इन विकल्पों को आप जब थ्योरी पढ़े होंगे तो विकल्प में आपको दिक्कत नहीं होगी और आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बच्चों पढ़ेंगे और बड़े ध्यान से सॉल्व करेंगे। सभी लोग देखिएगा। तो चारों विकल्प आपके सामने हो चुके हैं। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। क्वेश्चन है, वाहनों में किस प्रकार के दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता दी जाती है और क्यों? तो आपको बता दें बच्चों, हम वाहनों की बात करते हैं तो वाहन आपके ये सारी चीज़ें आपको पढ़ा दी जाती हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, वाहन हो गए या फिर किसी भी दर्पण की बात होती है तो यहाँ पर 2 तरीके के दर्पण होते हैं बच्चों। एक होता है अवतल और एक होता है उत्तल। एक होता है अवतल और एक होता है उत्तल। तो दोनों दर्पण में आपको पहले हम इसकी परिभाषा के विषय में बताएंगे कि इसकी परिभाषा क्या होती है, तब हम इसके अंदर का आंसर आपको बताते हैं। देखिए, दर्पण की जहाँ तक बात आती है बच्चों, तो आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा दर्पण, जिसमें आपको अवतल दर्पण बताया जाता है कि अवतल दर्पण जो होता है ये आपका मतलब खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है, जिसमें उभरे भाग द्वारा कलई, मतलब उभरे भाग पर कलई कर दी जाती है और तल जो होता है गहरा होता है, चिकना होता है और परावर्तक होता है। ठीक है। और आगे हम बात करने वाले हैं
आगे हम बात करने वाले किसका है, उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण क्या होता है बच्चों, परिभाषा हम आपको समझा दे रहे हैं, हो सकता है परिभाषाएं आ जाएं तो आप लोग जो है ऐसे ही करिएगा। तो उत्तल दर्पण क्या होता है, ये भी खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है, ठीक है, और उसके धसे हुए भाग में कलाई कर दी जाती है। भैया उसमें क्या था, उभरे हुए भाग में कलाई की गई थी, लेकिन उत्तल दर्पण में धसे हुए भाग में कलाई कर दी जाती है, और जो है उभरा तल जो होता है वो चिकना होता है। उभरा तल क्या होता है, उभरा तल जो होता है चिकना हो व परावर्तक होता है, ठीक है, और इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। समझ पा रहे होंगे आप लोग। उत्तल दर्पण कोई पूछ ले कि उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, तो आपको बताना है ये मतलब खोखले गोले का कटा हुआ जो भाग होता है उसका अगर उभरे हुए भाग में कलाई कर दी जाती है और इसका तल जो होता है वो गहरा होता है, चिकना होता है, इस तरीके से परावर्तक भी होता है, इसको हम अवतल दर्पण कहते हैं। तो आपको बता दें वाहन की बात करें तो बच्चा इसका आंसर होगा वाहन के रियर व्यू मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण बड़े प्रतिबिंबों को छोटा दिखाता है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण द्वारा सीधा और छोटा बनता है। बच्चों इसमें क्वेश्चन बनना है, अब हम आपको आंसर दूसरे का बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है वाहनों में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो आपको आंसर देना है वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। पूछ रहा है क्यों, तो आपको इसका आंसर देना है क्योंकि उत्तल दर्पण बड़े प्रतिबिंबों को छोटा दिखाता है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण द्वारा सीधा और छोटा बनता है। आप समझ चुके होंगे, 1-1 2 नंबर में प्रश्न आएगा तो पहला आंसर होगा उत्तल दर्पण, और क्यों में लिखेंगे क्योंकि यह उत्तल दर्पण बड़े प्रतिबिंबों को छोटा दिखाई देता है। आगे चलते हैं, तो आंसर इसका नंबर आपका दूसरे का आंसर समझ ही गए, उत्तल दर्पण होगा। आगे चलते हैं, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। समझिएगा भाई साहब, ये क्वेश्चन आपका फोकस दूरी से संबंधित है। कह रहा है कि वस्तु के लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। अच्छा, जरा आप प्रश्न को एक बार फिर से ध्यान से पढ़ें तब आप क्वेश्चन करिएगा। कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर पर लेंस की फोकस दूरी जो दी गई 15 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब 10 सेंटी दूरी पर बनता है, तो दूरी पूछ रहा है बच्चों। तो ये सवाल आपको बता दें, ये सवाल अवतल लेंस का है, ठीक है, ये सवाल अवतल लेंस का है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एफ बराबर क्या लिखना है, -15 सेंटीमीटर लिखना है, -15 सेंटीमीटर लिखना है। और यहाँ पे v जो है प्रतिबिंब की लंबाई होगी तो वो दी गई है प्रश्न में -10 सेंटीमीटर। समझिएगा ध्यान से, हमको u निकालना है, हमको u निकालना है, u इज़ क्वेश्चन मार्क। तो f बराबर -15 रखिएगा, v बराबर -10 रखिएगा, तब u का मान निकाल लीजिएगा। तो बच्चों आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा ही होगा लेंस में, लेंस आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, क्या होता है आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा लेंस। ज़रा एक बार हम इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज करके बगल में सॉल्व करके पूरा सवाल ही दिखा देते हैं कि कैसे करना है इस क्वेश्चन को। सभी लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज करने जा रहे हैं। यहाँ पे सूत्र लिखेंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। बेटा यहाँ पे क्या निकालना है, आपको u निकालना है, तो 1/u बराबर बन जाएगा 1/v माइनस 1/f। बेटा 1/v कितना है, v का मान -10 दिया गया है और f का मान प्लस माइनस माइनस प्लस 1/15 हो जाएगा। जब आप लासा लेंगे 15 और 10 का, तो 15 और 10 का लासा लेने में 30 आएगा, 30 नीचे हो जाएगा, ऊपर -3 हो जाएगा और प्लस का 2 हो जाएगा। बेटा -3 + 2 करेंगे तो माइनस का 1/30 आएगा। तुलना कर देंगे तो u का मान -30 सेंटीमीटर आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर इसी में आवर्धन करते कहता तो हम m बराबर v/u का फार्मूला लगा के आवर्धन ज्ञात कर लेते। तो यहाँ पर बच्चों u की वैल्यू -30 सेंटीमीटर आएगी। तो इस सवाल को हम इस तरीके से करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में सॉल्व कर लीजिए, या वीडियो को जब देख लेना तो आप लोग उसको पॉज कर लेना, रोक लेना और फिर नोट कर लेना। तो सवाल इस तरीके से हल किया जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। समझ में आया होगा उम्मीद है आपको। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका कौन सा था, ये आपका प्रश्न संख्या कौन सी थी, दूसरे का खा। हाँ,
आगे चलते हैं। कह रहा जरा दृष्टि दोष क्या है। बच्चों आप लोगों ने पढ़ा ही होगा जरा दृष्टि दोष के बारे में। जरा दृष्टि दोष एक ऐसा दोष होता है जिसमें व्यक्ति को दोनों प्रकार के दोष होते हैं, निकट और दूर के दोनों दोष होते हैं। इसका निवारण कैसे होता है, तो बच्चों आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा कि जरा दृष्टि दोष जब व्यक्ति निकट एवं दूर दोनों की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है तो उसे जरा दूर दृष्टि दोष होता है या वृद्ध व्यक्तियों में पाया जाता है। अब आपको बता दें बच्चा, जब दोनों दोष हैं तो इसको द्विफोकसी लेंस द्वारा इस दोष की जो है दोष को हम समाप्त कर सकते हैं। द्विफोकसी लेंस अर्थात उत्तल भी हो अवतल भी हो। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखें। तीसरे का 4 नंबर क्वेश्चन है। हालांकि बच्चों ये आपको आता होगा। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या चमकदार पृष्ठ से टकराती है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या चमकदार पृष्ठ से टकराती है तो टकराने के पश्चात में उसी मार्ग में वापस लौट जाती है और इस वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या चमकदार पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटती है तो इस प्रकार की लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। पढ़ा होगा आप लोगों ने। अब क्वेश्चन जो कह रहा है उसको सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है, हिंट मैं दूंगा, करना आपको है। कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर दूरी पर और 15 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखने से प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे। पहली बात तो है वक्रता त्रिज्या से आप फोकस दूरी निकाल सकते हो। F बराबर R/2 फार्मूला होता है। तो बच्चों यहाँ पर 20/2 आएगा, माइनस का R/2 तो यहाँ पर आएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। ये आ गई फोकस दूरी। पहले नंबर विकल्प में 5 सेंटीमीटर, दूसरे में 15 सेंटीमीटर। तो बेटा एक बार v का मान यहाँ पे -5 सेंटीमीटर ले लेना और एक बार v का मान -15 ले लेना। दोनों से u के मान अलग अलग आ जाएंगे और आपको पता चलेगा प्रतिबिंब कहाँ और बनेगा और कैसा बनेगा। तो ये बिल्कुल सरल सवाल है। इनमें उम्मीद है कि आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं होगी, हिंट से ही काम हो गया होगा आपका, क्योंकि पूरा पेपर सॉल्व करवाना है, बताना है तरीका कैसे क्या करना है। इसलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं। हिंट दे दिया, अब आप करिएगा। ना आवे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, आपको दोबारा पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा। आगे चलते हैं। लेंस क्या होता है बच्चों, अथवा में चाहे आप ये वाला कर ले परावर्तन वाला। यदि आपको परावर्तन का क्वेश्चन नहीं आ रहा है तब आप लेंस का भी कर सकते हैं। कोई पूछे लेंस किसे कहते हैं तो आप बताओगे, दो वक्री तलों से घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं, जिसका एक तल गोली होता है, दूसरा तल गोली या समतल भी होता है। लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस जिसको हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं, अवतल लेंस जिसको हम अपसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस या बीच में मोटा और किनारों पर जो होता है पतला होता है, यह प्रकाश किरणों को अभिसरित करता है, अर्थात एक ही बिंदु पर मिला देता है। अवतल लेंस या बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है, यह प्रकाश किरणों को अपसरित करता है, अर्थात फैला देता है। ठीक है। कह रहा है प्रकाशित गुणों के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। उत्तल लेंस के प्रथम फोकस तथा लेंस के बीच के पर स्थित प्रतिबिंब का बनना किस किरण आरेख द्वारा दिखाइए। आप लोग चित्र देख लीजिएगा, आपकी उस किताब में दिया गया है, आप वहां से देखकर समझ सकते हैं। बच्चों ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। हालांकि ये वाला क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन आपको विद्युत वाले चैप्टर में मिलेगा, वहाँ से जा कर के आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। कह रहा है किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है। आगे क्या कह रहा है, आगे पढ़िए। तो आगे कह रहा है कि दिए गए पदार्थ में किसी यल लंबाई और मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है तो अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा यदि लंबाई आधी और मोटाई 2a हो। देखो प्रश्न कितना घुमा घुमा के पूछा जाता है, आदमी को केवल डिस्टर्ब करने के लिए, डिस्टर्ब हो जाए, है ना।
इसीलिए ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि आप लोग उम्मीद है कि डिस्टर्ब नहीं होते होंगे, क्योंकि आप लोगों को सारे प्रश्न के जवाब स्वयं मालूम होंगे, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हालांकि मैं आपको हिंट देता हूँ और उसको सॉल्व भी करवाता हूँ कि कैसे होगा और कैसे नहीं होगा। तो कह रहा है प्रश्न कि किसी चालक तार का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो बच्चा, पहला तो जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा जो प्रतिरोध होता है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और आप लोगों ने पढ़ा होगा जब इसको संयुक्त करते हैं तो R प्रोपोर्शनल L/A बनता है सूत्र। अब कह रहा है इसमें दो प्रतिरोध दिए गए हैं। कह रहा है कि L लंबाई और A मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है, अर्थात R बराबर क्या बन जाएगा, रो L/A बन जाएगा। तो यहाँ 4 दिया गया है, रो L/A। अब यहाँ पूछ क्या रहा है, अगर L/A की वैल्यू निकालें तो 4 है एक प्रकार से। कह रहा है यदि अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा, लंबाई आधी कर दी जाए, अर्थात लंबाई की आधी का मतलब L/2 कर दी जाए। चलिए इसका सॉल्यूशन पूरा देख लेते हैं। पहले फिर से देखें, पहले आपको आंसर क्या लिखना है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो आपको बताना है जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये पहले का आंसर हो गया। ठीक है, आगे कह रहा है यदि ए इतने लंबाई का इतने क्षेत्रफल का प्रतिरोध 4 ओम हो, यदि अन्य तार का प्रतिरोध ज्ञात करना हो, लंबाई आधी कर दें, मोटाई दोगुनी कर दें तो क्या होगा। तो कोई बात नहीं है, आपको यहाँ पे क्या करना है, L/2 कर देना है, मोटाई की जगह 2A कर देना है। और यहाँ पे प्रतिरोध का मान कितना दिया गया है, 4। जब हम तिरिया गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4 चौको 16, मतलब ये 2 दूनी 4 और 4 का 4 से गुणा करेंगे तो 16, तो 16 गुना हो जाएगा। कितना होगा, 16 गुना हो जाएगा। तो ये आपको देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अथवा में विद्युत विभव या विभवांतर की परिभाषा आपको आती होगी। एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव या विभवांतर कहते हैं। विभव के अंतर को ही विभवांतर कहते हैं और इसका मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, कह रहा है 10 ओम, 20 ओम और 30 ओम के प्रतिरोध यदि समांतर क्रम में हो और श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाएं तो प्रतिरोध की गणना कीजिए। बेटा समांतर क्रम और श्रेणी क्रम, देखिए 2 क्रम होते हैं, एक तो होता है समांतर और एक होता है श्रेणी। तुम लोगों ने सब कुछ पढ़ रखा है, तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हम समांतर क्रम की बात करें तो क्या सूत्र होगा और श्रेणी क्रम की बात करें तो क्या सूत्र होगा। आप लोगों ने समांतर क्रम संयोजन पढ़ा होगा। क्या सूत्र होता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ पर वही सूत्र लगाइए। 1/R1 को 10 मान लीजिए, 1/R2 को 20 मान लीजिए, 1/R3 को 30 मान लीजिए। बेटा 10, 20, 30 का लासा ले लीजिए। 10 और 20 और 30 का लासा लगभग 60 निकलेगा। 10 6 का 60, 20 23 60, 30 दूनी 60, 6 3 9 2 11/60 आएगा। लेकिन हमें R निकालना है तो पलट देंगे तो R बराबर 60/11 हो जाएगा। 11 का भाग करेंगे तो 11 5 55 आता है। यहाँ पर हासिल में फिर 5 बचेगा, 11 चौक 44। तो तुल्य प्रतिरोध श्रेणी समांतर क्रम में बच्चों 5.4 ओम आएगा। कितना आएगा, 5.4 ओम। अब अथवा में कह रहा है यदि इसे हम श्रेणी क्रम में जोड़ें तो श्रेणी क्रम में बेटा सीधा जोड़ देते हैं। R बराबर क्या करते हैं, R बराबर हम लोग R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देते हैं। तो यहाँ पर 10 प्लस 20 प्लस 30 कर देते हैं। जब जोड़ते हैं तो 30 20 50 10 60 आता है। तो ये श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का आंसर हो गया। समतुल्य प्रतिरोध आ चुका है आपके सामने। आगे विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचकर सिद्धांत और कार्यविधि लिखें। आप लोग विद्युत मोटर पढ़े ही होंगे, आप लोग विद्युत मोटर का चित्र बना दीजिएगा। विद्युत मोटर का चित्र आप लोग बना दीजिएगा और उसके कार्यविधि सब हमने पढ़ा दिया है, आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिए। ये बिल्कुल कार्यविधि आपको सब कुछ बताई गई, क्या होता है इसका कार्यविधि। मतलब इसमें क्या होता है कि मोटर के आर्मेचर में हम बैटरी से ब्रुश तथा विभक्त वलय खंडों से होकर धारा प्रवाहित होने से चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण धारावाही कुंडली पर बल आघूर्ण लगता है। ठीक है, चित्र के अकॉर्डिंग बाकी सारी थ्योरी लिखनी होती है, आप लोग देख लीजिएगा। परिनालिका किसे कहते हैं, ये भी लॉन्ग का क्वेश्चन है, उसी चैप्टर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, कर लीजिएगा। तो ये हो गया फिजिक्स। केमिस्ट्री में आते Zn प्लस USO4, ZnSO4 प्लस U। बच्चों सीधी सी बात है, यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया हो रही,
जब कोई एक अभिकारक दूसरे अभिकारक से उसके तत्व को विस्थापित कर दे तो विस्थापन होता है। डबल डबल होते तो द्विविस्थापन हो जाता है। ठीक है, तो इसका विकल्प नंबर सेकंड सही है, विस्थापन अपक्रिया। आगे चलते हैं। जल की कठोरता को हटाने के लिए धामन सोडा का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं। OH एक क्रियात्मक समूह है। ब्यूटेनॉल ऑल ऑल वाला कौन सा है इसमें? दूसरा वाला है ना, ये OH ऑल ही होता है, ब्यूटेनॉल। रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं? तो बच्चों लिखना, जहाँ पर ऑक्सीकरण और अपचयन, जहाँ पर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन तो आप जानते होंगे ना, O का जुड़ना H का हटना ऑक्सीकरण और H का जुड़ना O का हटना अपचयन कहलाता है। इसको ज़्यादा डिटेल से पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल सरल सरल चीज़ें हैं। ये तो अगर नहीं आती हैं तो कोई मतलब नहीं है फिर पढ़ने का, है ना बेटा। आपको ख़राब लग रहा होगा सर इस तरीके से बोलते हैं, कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्या करें, क्योंकि अब समय नहीं है उस तरीके का ना कि डिटेल वाइज पढ़ाया जा सके। केवल अब हिंट ही देने का समय है कि आप ऐसे पढ़िएगा। तो आप सभी लोग ज़रूर पूरा रिवीजन करके जाइएगा। पेपर यहाँ पे जो सॉल्व कर रहे हैं ऐसे इसी तरीके वहाँ पे भी पेपर सॉल्व करिएगा। कोई भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, सारे प्रश्न आपको करने हैं वहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पर आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है कि आपको पेपर में कोई समस्या ना आवे। जहाँ ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होती हैं उसे हम रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। आगे क्या कह रहा है इसी में, रासायनिक अपक्रिया के उदाहरण देकर समझाइए। रासायनिक अपक्रिया बहुत सारी किताब में मिल जाएंगे, देख लीजिएगा आप लोग, है ना। आगे चलते हैं। अगर बेकिंग सोडा बनाने की भी, बेकिंग सोडा तो सुना ही होगा ना बच्चों, खाने का सोडा होता है NaHCO3। क्या होता है फार्मूला? NaHCO3 इसी को बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट लेंगे Na2CO3 प्लस CO2 लेंगे प्लस H2O लेंगे और बस इसकी क्रिया करा देंगे तो बन जाएगा 2NaHCO3। यही इसकी बनाने की विधि है। बेकिंग सोडा खाने का सोडा का उपयोग तो आप जानते हो अच्छी तरीके से। देखो रिएक्शन मैंने कर दी है, खाने के सोडा का उपयोग आप लोग जानते होंगे। अच्छा बताओ किस में करते हैं, कमेंट करके। खाने का सोडा का प्रयोग कहाँ करते हैं, बोलिए आप लोग। सब पढ़ाया जा चुका है। कोल्ड ड्रिंक में करते हैं, सोडा वाटर में करते हैं, बेकिंग पाउडर तथा दवाओं में भी प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रयोग हैं। आगे चलते हैं। आधुनिक आवर्त नियम क्या है? तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है? तो सबसे पहले परमाणु त्रिज्या क्या होती है ये जान लो। दो क्रमागत परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी के आधे भाग को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। दो क्रमागत परमाणुओं के, जैसे दो क्रम से एक परमाणु ले लें बच्चा, A और B दो परमाणु हैं, क्रम से आए तो इनके नाभिक जो हैं, ये जो नाभिक हैं, इनके नाभिकों की जो बीच की दूरी है, ये जो दूरी है, अगर इसका आधा भाग कर दें तो इस आधे भाग को परमाणु त्रिज्या और इस आधे भाग को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। आवर्त में बेटा परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है बाएं से दाएं जाने पर, जिससे प्रोटॉन बढ़ते जाते हैं तो बच्चों परमाणु त्रिज्या घटती जाती है। तो आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है? तो आप लोग आंसर लिखना, घटती जाती है। क्या होती जाती है? घटती जाती है। सातवें के काम में IUPAC में आ जाइए सभी लोग। क्रियात्मक समूह की तरफ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। बेटा चौथे में दो आपके मेथिल ग्रुप हैं तो 4,4 डाई मेथिल, 4,4 डाई मेथिल, 5 कार्बन है पेंट, सिंगल बॉन्ड है एन, COOH है ओइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। 4,4 डाई मेथिल पेंटेनोइक एसिड, 4,4 डाई मेथिल पेंटेनोइक एसिड पहले का नाम हो गया। 4,4 डाई मेथिल पेंटेनोइक एसिड। चौथे में दो मेथिल हैं। आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की IUPAC वाला वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर IUPAC में दिक्कत हो तो इंटरमीडिएट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपलोड है, वहाँ पे देख लीजिए, सब पूरा एक एक बताया है। आगे चलते हैं। आगे अगले की बात करेंगे तो OH की तरफ से नंबरिंग होगी 1 2 3 4। दूसरे में क्लोरो है तो आप लिखोगे 2 क्लोरो। क्या लिखोगे?
2 क्लोरो, 4 कार्बन है ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन, OH है आल, 2 क्लोरोब्यूटेनॉल, 2 क्लोरोब्यूटेनॉल। चलिए आगे चलते हैं। संक्षारण किसे कहते हैं, तो आप बताना है लोहे में जंग लगने की क्रिया को संक्षारण कहते हैं, सीधी से एक लाइन में लिख देना। अब संक्षारण को आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हो, ये पहली बार नहीं पढ़ रहे हो, तो संक्षारण आप लोग लिख पाओगे कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब वह संक्षारित होती रहती है और इस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर हम काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ा दें तो ये इसके संक्षारण रोकने की विधि हो सकती है। कोई दो विधियां हैं, पहली विधि है चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना ही संक्षारण होता है। और इसके जो है कह रहे हैं उपयोग लिखो बचने, मतलब कैसे बच सकता है, तो सारी की सारी चीज़ें बताई जा चुकी, बार बार वही क्वेश्चन है, तो आप लोग देखिएगा, रिवीजन करिएगा, मिल जाएगा। चलिए, नमी के संपर्क में ना आ पाए जिंक की परत भी चढ़ा करके हम इसका जो है रोकथाम कर सकते हैं। बहुत सारी हम लोग पेंट करके संक्षारण को रोक सकते हैं ना, हम पेंट करते हैं, पेंट वस्तु की सतह और हवा की नमी के बीच संपर्क में नहीं आ सकती, मतलब आती है, इसलिए पेंट करके भी बचा सकते हैं, जिंक की परत चढ़ा के भी कर सकते हैं। इस तरीके से संक्षारण से हम बचा सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें संक्षारण में आ गई हैं। विकृत गंधिता क्या होती है, जब तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों को काफ़ी लंबे समय तक रख देते हैं तो उससे उसकी गंध का चला जाना ही विकृत गंधिता कहलाता है। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, तो आप कोई एग्जांपल दे दीजिएगा। कार्बन जैसे CH4 ले लिया और CH4 की क्रिया क्लोरीन से करवा दें तो यहाँ HCl प्रतिस्थापित हो जाएगी और बन जाएगा CH3Cl + HCl। तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया। साबुन की सफाई प्रक्रिया वही है, मिशेल वाली, आप लोग मिशेल वाला कर देना। समजाती श्रेणी का जब कार्बनिक यौगिकों में CH2 का अंतर होता है, सिंगल बॉन्ड CH2 का अंतर होता है तो उस श्रेणी को समजाती श्रेणी कहते हैं, उस श्रेणी को समजाती श्रेणी कहते हैं। समझ पा रहे होंगे आप लोग। आगे चलते हैं। अथवा में प्रश्न दिया गया है कि अथवा में दिया गया है कि अगर ये ऊपर वाले नाम है तो नीचे कर सकते हो। एथेनॉल सोडियम के साथ अपक्रिया करता है, ये दिखाना है। तो एथेनॉल का सूत्र तो आप लोग जानते ही होंगे, C2H5OH होता है, C2H5OH होता है। सोडियम से क्रिया करेगा तो सोडियम का विशेष गुण है हाइड्रोजन गैस मुक्त करना। बेटा यहाँ से हाइड्रोजन H एक ही है, लेकिन यहाँ 2 का गुणा कर लीजिए तो 2H हो जाएगा, तो बन जाएगा 2 Na कर लीजिए तो सोडियम इथॉक्साइड बन जाता है, 2C2H5ONa, सोडियम इथॉक्साइड। तो अथवा में चाहे ऊपर वाले प्रश्न कर लो चाहे इन पाँचों को कर लो, चारों पाँचों जो भी दिए गए, ठीक है। तो 7 नंबर ये भी दिलाएंगे, 7 नंबर ये भी, 7 प्रश्न होंगे, एक नंबर के ना 7 होंगे ये प्रश्न। चाहे ऊपर के 3 कर दो, नीचे के चाहे 7 कर दो, एक करना है आपको, ठीक है। तो पहला काम नहीं बता दिया, ऐसे स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। 2C2H5OH + 2Na क्या बनेगा, 2C2H5ONa + H2। आगे चलते हैं। एथिल अल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है, तो एथिल अल्कोहल क्या होता है, C2H5OH होता है। जब आप इसको गर्म करोगे शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में, सांद्र का CONCH2 होता है, जैसे गर्म करोगे तो इससे H2O निकल जाएगा, बन जाएगी एथिलीन गैस, C2H4 + H2O। आगे चलते हैं, नोट कर लें आप इसको। मीथेन को वायु में जलाया जाता है, तो आप लोग मीथेन की दहन वाली अभिक्रिया पढ़ा होगा। जब CH4 को O2 से जलाते हैं तो मालूम क्या बनता है, CO2 और H2O बनता है, CO2 और H2O बनता है। बैलेंस है, CH कितना 4 है, 2 का मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 हो गया, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर ले, रिएक्शन बैलेंस है, नोट कर लें। आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, बाद में नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। आगे चलते हैं। एथेनोइक अम्ल एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करता है, तो एथेनोइक अम्ल क्या होता है, CH3COOH क्या होता है, CH3CH3COOH + C2H5OH, तो यहाँ पे H2O निकल जाएगा, बन जाएगा CH3COO एथिल एसीटेट प्लस जल बनता है, ठीक, एथिल एसीटेट प्लस जल बनता है, एस्टर बनता है। H2O निकल जाता है यहाँ से H2O निकल जाता है, ठीक है, H2O निकल जाता है, बनता है CH3COO C2H5 एथिल एसीटेट प्लस जल। आगे चलते हैं। एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, तो एथेनोइक अम्ल होता है CH3COOH। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, Na2CO3। सीधी सी बात है, यहाँ पर एक चीज़ तो पक्का है, Na2CO3 है तो CO2 भी निकलेगा प्लस H2O भी निकलेगा, बन जाएगा CH3COONA, ठीक है, वो भी 2 पार्ट बनेगा।
यहाँ पे भी 2 पलट लेते हैं, प्लस का H2O प्लस CO2। एथेनोइक अम्ल की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से अपक्रिया, एथेनोइक अम्ल की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो यहाँ पे भी वही होगा, H2O निकलेगा, CO2 निकलेगा, बन जाएगा CH3COO। ठीक, ये रिएक्शन हो गई। कह रहा है एथिल अल्कोहल की क्षारी KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण, तो एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करोगे बच्चा तो चेन रिएक्शन है, एल्डिहाइड बना लेगा। किसकी उपस्थिति में? KMnO4 की उपस्थिति में, पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में। जैसे ऑक्सीकरण करोगे तो बन जाएगा CH3CHO प्लस H2O। नोट कर लें। ये हो गई केमिस्ट्री पूरी आपकी। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों हो गए हैं। अब आगे चलते हैं। कह रहा है कि निम्न में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिनी, डिम्बवाहिनी। ये सब बायो में आप लोग पूरा पढ़ रखे हो। अब जिन बच्चों ने बायो रिवीजन ही नहीं की तो ये बहुत बुरी बात है कि भाई रिवीजन नहीं करते हो तो इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। रिवीजन तो करना ही पड़ेगा बच्चा। अगर रिवीजन नहीं कर रहे तो फिर कोई मतलब नहीं है। उसके केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायो कुछ भी हर चीज़ रिवीजन पर निर्भर करती है। रिवीजन आप ज़रूर करें। ठीक है, तो जब आप रिवीजन करेंगे तो सारे प्रश्न के आंसर भी आएंगे। चलिए आंसर दें। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिनी, क्या होगा इसमें? डिम्बवाहिनी। मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय होता है, गर्भाशय होता है, शुक्रवाहिनी ही नहीं होगा इसमें। विकल्प नंबर 3। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला, जल विद्युत। आप लोग कमेंट करिए, आप लोग स्वयं आंसर दीजिए। पवन चक्कियों का उपयोग क्यों किया जाता है, इसको भी आप स्वयं आंसर दीजिए। देते जाए आंसर फटाफट। देते जाए आंसर आप सभी लोग जल्दी जल्दी। पवन चक्कियों का उपयोग क्यों किया जाता है? यांत्रिक कार्य, रासायनिक कार्य, दोनों कार्य। इनमें से कोई नहीं। वे पदार्थ जो जैविक अपघटित हो जाते हैं। जैव निम्नीकरण। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को स्वयं आंसर देना है। ढूंढ के करिएगा आप लोग। सब मैं ही बता दूंगा तो आप क्या करेंगे ना। तो सरल प्रश्न आप करिएगा। आगे चलते हैं। देखिए, सारे प्रश्नों को करना है। पहली बात ये ध्यान रखना कि कोई भी प्रश्न पेपर में छूट ना पावे। गलत सही जो भी आवे आप करिएगा, पेपर में कोई प्रश्न छूट ना पावे, इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा। हर एक प्रश्न का जवाब देना है। बायो है, बायो में आप जितना लिखोगे उससे संबंधित उतने नंबर अच्छे मिलेंगे। ठीक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी है, उसके उत्पाद का नाम बताएं। तो सब कुछ आप लोग पढ़ के जाइएगा, और जितना ज़्यादा अच्छे से लिखोगे, जितना बढ़िया लिखोगे, उतने नंबर मिलने वाले हैं। पुष्प के बीजांड का स्वच्छ निमांकित चित्र बनाइए। जैव निम्नीकरण पदार्थ पर पर्यावरण किस प्रकार प्रभावित करते हैं। आगे चलते हैं। कार्य प्रवर्धन क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। मानव जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, संक्षिप्त वर्णन करें। लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। जीवाश्म क्या है, ये जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं। मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर आमाशय और क्षुद्रांत में होने वाली पाचन क्रिया का वर्णन करें। पादपों में परिवहन से आप क्या समझते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी हैं। सारे प्रश्न आपके सामने हैं। तो आप लोगों ने पूरा पेपर देख ही लिया है, तो आप लोग बैठ करके सारे पेपर को 3 घंटे में करने की कोशिश करेंगे, और पूरा आप पढ़ के जाएंगे। जो भी टॉपिक में दिक्कत आवे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, तो उसी का वीडियो बना दिया जाएगा बच्चों। हालांकि IUPAC का पूरा वीडियो आप हमारे इसमें अपलोड है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी जाके देखना, ऑर्गेनिक IUPAC वहाँ पे पढ़ा है। इनऑर्गेनिक वाली ना पढ़ना, इंटर में ऑर्गेनिक वाला पढ़ा है, वो आपको पूरा उसमें मिल जाएगा। ठीक है,
तो IUPAC की टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेनी है। बाकी सब कुछ पढ़ा है, आप देखोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद देखने के लिए। सभी लोग शेयर ज़रूर करें, लाइक करें। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें।